श्री बाबा केदारनाथ धाम यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां दूंगा जो आपकी यात्रा में बहुत काम आएंगी। अगर आप इस साल केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो आपको बेहद काम आएंगी श्री बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जो केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले हैं। साथ ही मैं आपको घर बैठे वर्चुअली पूरी केदारनाथ धाम यात्रा कराने वाला हूँ। वहाँ क्या क्या सुविधाएं अभी मौजूद हैं, क्या आपको साथ लेकर जाना चाहिए, कितना आपका बजट होना चाहिए, क्या क्या आपको परेशानियां आने वाली हैं, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं श्री बाबा केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुंचा जाए। उत्तराखंड के चारों धाम की सही मायने में शुरुआत तो ऋषिकेश से ही होती है, तो इसीलिए ऋषिकेश ही वो पहला पॉइंट है, वो पहला पड़ाव है जहां से आप केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि देहरादून में एक एयरपोर्ट भी है, आप चाहें तो देहरादून तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। उसके बाद करीब 245 किलोमीटर की दूरी आपको बाय रोड ही करनी होगी। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार तक आ जाइए। हरिद्वार रेल मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी करीब 245 किलोमीटर है। आप ऋषिकेश पहुंच चुके हैं तो मात्र 208 किलोमीटर की दूरी पर है श्री बाबा केदारनाथ धाम। 200 किलोमीटर से ज्यादा जर्नी आपको बाय रोड ही करनी पड़ेगी। अगर आप हरिद्वार मौजूद हैं या देहरादून या फिर ऋषिकेश, उसके बाद आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले आपको एक यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप यात्रा पर आने के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी ये गलती मत करना। यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर कराना। वेबसाइट है www.uttarakhand.touristcare.uk.gov.in पर आइए, सारी डिटेल फिल कीजिए। जिस डेट में आपको यात्रा करनी है, डेट ऐसे डिसाइड करनी है आपको जिस दिन आपको पैदल यात्रा करनी है केदारनाथ धाम की, चाहे खच्चर से, चाहे पैदल या पालकी से, उस दिन का रजिस्ट्रेशन कराइए और यात्रा पर निकल आइए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको यात्रा पर ही न जाने दिया जाए। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है। बाय रोड आप केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं? देहरादून से टैक्सी मिल जाती है, बसेस की फैसिलिटी देहरादून से नहीं है। हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें करीब 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए का टिकट बनता है हरिद्वार या ऋषिकेश से सीधे सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग वो पॉइंट है जहां तक बसेस या टैक्सी लाई जा सकती हैं। हालांकि बसेस सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर में ही ड्रॉप कर देती हैं, क्योंकि सीतापुर की कार पार्किंग काफी बड़ी है और वहीं पर ही हरिद्वार और ऋषिकेश से आने वाली बसेस पार्किंग में लगाई जाती हैं। अगर आप टैक्सी लेकर आना चाहते हैं, 3 से 4,000 रुपए पर डे के टैरिफ में टैक्सी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। अगर आप 7 सीटर टैक्सी लेते हैं तो 5-6 हजार पर डे आपको पे करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो वो भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और रोड पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि आपको आपकी गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कार पार्किंग खाली ही ना मिले। फिर भी मैं कार पार्किंग के रेट के बारे में आपको बता देता हूँ। 12 घंटे के लिए कार पार्किंग वहाँ पर कराई जाती है और उसके 100 से 150 रुपए चार्ज किए जाते हैं।
कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपसे 100 रुपए लिए जाए 12 घंटे के, हो सकता है कि आपसे 150 रुपए लिए जाए 12 घंटे के। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि आपकी गाड़ी कितने दिन वहां खड़ी रहेगी और आपको कितना पे करना पड़ेगा। बाइक वालों से 50-60 रुपए 12 घंटे के लिए जाते हैं, वहीं बसेस से 200 से 250-300 रुपए तक 12 घंटे के वसूले जाते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है कार पार्किंग का सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों ही जगहों पर। तो ये तो बातें होती है पहुंचने की, लेकिन अपनी गाड़ी ला रहे हैं तो ये भी तय करके आइएगा कि आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ऋषिकेश से सोनप्रयाग केदारनाथ धाम की दूरी करीब 208 किलोमीटर है। उसमें से शुरुआती रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं। बसेस की टाइमिंग की बात करूं तो हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही जगह से सुबह 5-6 बजे के आसपास बसेस चलती हैं, जिसमें करीब 10-11 घंटे का समय लगता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको भयंकर ट्रैफिक का सामना करने के लिए मिल सकता है। हालांकि शुरुआती रास्ते में सफ़र आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत के कुछ रास्तों पर रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे जब ऋषिकेश से आप निकलेंगे तो 70-72 किलोमीटर पर देवप्रयाग है, जो पंचप्रयाग में से 5वां प्रयाग है, वहाँ तक रोड अच्छा है। फिर आप 35-36 किलोमीटर आगे जाएंगे तो श्रीनगर तक भी रोड अच्छा मिलेगा। उसके बाद 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर आगे रुद्रप्रयाग तक भी रोड अच्छा मिलेगा। रुद्रप्रयाग के बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन दोनों के लिए अलग अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि वहां से ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं वो अलग रूट पर पहुंच जाएंगे और जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो अलग रूट पर आ जाएंगे। लेकिन रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर के बाद तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा से 10-12 किलोमीटर के बाद अगस्त्यमुनि, और उसके बाद 25 किलोमीटर पर आता है गुप्तकाशी। जब आप गुप्तकाशी पहुंचेंगे तो उसके बाद की रोड ट्रिप आपकी बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि वहां पर रोड बहुत ज्यादा खराब है। साल 2023 में भी उस रोड को बनाया नहीं गया है, तो मैं पहले से आपको अलर्ट कर रहा हूँ। रोड कंडीशन आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। गुप्तकाशी से 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है, लेकिन इस पूरे ही रास्ते में ना आपको बहुत खराब एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम भी इस 30-35 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। रोड बहुत नैरो है और पूरी तरह से टूटा हुआ है। हालांकि गुप्तकाशी में एक हेलीपैड भी है। अगर आप बाई हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी स्टे कर सकते हैं। वहां से आपका हेलीकॉप्टर टिकट अगर बुक है तो ही आप वहां पर स्टे करिएगा, क्योंकि सारी बुकिंग ऑनलाइन वहां पर अभी तो चल रही है। हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करूं तो करीब 7,740 रुपए एक व्यक्ति का टिकट है, राउंड ट्रिप में, जाना भी और वापस आना भी। और गुप्तकाशी से करीब 3 किलोमीटर के आसपास नारायणकोटी है, और नारायणकोटी में एक पेट्रोल पंप है जो केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक लास्ट पेट्रोल पंप है। ठीक नारायणकोटी से 11 किलोमीटर पर फाटा है, और फाटा सेकंड हेलीपैड है केदारनाथ धाम यात्रा का। यहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट की बात करूं तो करीब 5,550 रुपए है राउंड ट्रिप में। लेकिन आपको यही सलाह देना चाहूंगा मैं कि ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आप आइएगा अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है। किसी एजेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाए और घंटों इंतजार करना पड़ जाए, तो हो सके तो ऑनलाइन ही बुक करके आइएगा। फाटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिरसी है, और सिरसी तीसरा हेलीपैड है केदारनाथ धाम यात्रा का। वहां पर टिकट बनता है 5,498 रुपए। ये जो मैंने टिकट फेयर आपको बताए हैं ये जेन्युइन टिकट फेयर हैं जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं। अगर इससे ज्यादा कोई वसूलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी जेब काटी जा रही है। और बुकिंग के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ऑनलाइन बुक करके आइए, पहले से बुक करके आइए, तभी फायदे में रहेंगे, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होने वाली है इस बार केदारनाथ धाम यात्रा में। सिरसी से 4 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर है, और सीतापुर में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत बड़ी कार पार्किंग है। वहीं तक ही बसेस भी आती हैं। बसेस सीतापुर से आगे नहीं जाती हैं। सीतापुर से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है, और सोनप्रयाग ही वो पॉइंट है जहां पर यात्रा पर्ची काउंटर, यात्रा पर्ची वेरिफिकेशन या फिर लास्ट स्पॉट इसको बोल सकते हैं, जहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। बड़ी बसेस या टेम्पो ट्रैवलर को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता है पीक सीजन में। सोनप्रयाग में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। होटल्स की अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि आपको इस यात्रा में कम से कम 2 या 3 दिन तो रुकना पड़ेगा अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं करना चाहते हैं।
सोनप्रयाग और सीतापुर के होटल्स की मैं बात करूं तो करीब 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, यहाँ तक कि 12-15 हजार रुपए तक भी होटल वाले चार्ज कर रहे हैं इस साल केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं और उन्हीं की मजबूरी का भरपूर फायदा होटल वाले उठा रहे हैं। तो बजट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड करीब 5 किलोमीटर है और सोनप्रयाग में जो आपका यात्रा पंजीकरण स्लिप है, जो आपने यात्रा पंजीकरण करवाया है ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट आपको दिखाना होगा। वहाँ से वो वेरीफाई किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको आगे भेजा जाएगा। इस सब प्रोसेस को आप इतना ईजी मत लीजिएगा कि सब कुछ बहुत आसान है। नहीं, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई किलोमीटर लंबी इसमें लाइन लगती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। वहाँ की लोकल बोलेरो चलती हैं। हालांकि बोलेरो टैक्सी की बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी सारी बोलेरो चलती हैं, लेकिन एक गाड़ी में 12 लोगों की कैपेसिटी है। तो आप समझ जाइए, हजारों लोगों को जब उन गाड़ियों में बैठना होगा तो कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले आपको यात्रा पर्ची वेरीफाई करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको टैक्सी की लाइन में लगना पड़ेगा। तो समझ जाइए आपके कितने घंटे वहाँ पर बर्बाद होने वाले हैं। तो यही एक तरीका भी है। तो इसीलिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इतनी भी जल्दबाजी केदारनाथ धाम यात्रा में मत कीजिए, क्योंकि अभी तो कपाट खुले हैं और दीपावली तक कपाट खुले रहेंगे। तो धीरे धीरे आइए, एक ही साथ टूर प्लान मत कीजिए, वीकेंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लाइन की बात करूं तो करीब 2 किलोमीटर से लेकर 3-4 किलोमीटर तक ये लाइन लग जाती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नंबर कितनी देर में आएगा गौरीकुंड जाने के लिए। इस सब में कुछ लोग पैदल ही गौरीकुंड निकल जाते हैं। गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ धाम यात्रा की पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। 16 किलोमीटर लिखा गया है हालांकि वहां पर, लेकिन जब पैदल चलते हैं मालूम चलता है कि करीब 20 किलोमीटर के आसपास का पैदल रास्ता है। गौरीकुंड अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक नगरी है। गौरीकुंड में एक तप्त कुंड भी है जहां से गर्म पानी निकलता है। बहुत खूबसूरत जगह है। बराबर में मंदाकिनी नदी फ्लो करती है, बहती रहती है, जिसमें बर्फ से भी ठंडा पानी है, और ठीक उसके बराबर में एक खूबसूरत तप्त कुंड बना हुआ है जिसमें गर्म पानी निकलता रहता है। लोग वहां पर स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। गौरा देवी मंदिर है गौरीकुंड में, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये खूबसूरत मंदिर है, यहाँ दर्शन करते हैं स्नान करने के बाद, और उसके बाद पैदल यात्रा पर जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए। गौरीकुंड में भी बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। वहाँ के टैरिफ की अगर मैं बात करूँ तो करीब 4,000, 5,000, 6,000 एक बेसिक से भी बेसिक ऑर्डिनरी रूम का वहाँ पर वसूला जा रहा है। साल 2023 में केदारनाथ यात्रा के दौरान भरपूर फायदा उठाया जा रहा है लोगों की श्रद्धा के साथ। लोगों को भीड़ को देखते हुए मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। जब आप यात्रा पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप रूम से चेकआउट कर चुके होंगे, तो आपके पास बहुत सारा लगेज भी होगा। तो इतना सारा लगेज लेकर तो आप पैदल ट्रैक नहीं करेंगे, पैदल यात्रा नहीं करेंगे, तो उसको आप वहां पर मौजूद क्लॉक रूम में भी जमा करवा। सोनप्रयाग में क्लॉक रूम के रेट की बात करूं तो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए लिया जा रहा है एक बैग का 24 घंटे के लिए। तो अब आप अपने हिसाब से उसको कितने दिन के लिए रखते हैं ये आप तय कर लीजिए। हाँ, इतना तय है कि आपका सामान सुरक्षित रहेगा। सोनप्रयाग में रखना चाहते हैं वहाँ भी, गौरीकुंड में रखना चाहते हैं गौरीकुंड में भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगे। जितना सब कुछ मैंने अभी तक आपको केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में बताया है, अगर आपको इस बीच में कोई सवाल है तो आप अभी कमेंट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। इस बार मैं एक एक कमेंट को रीड करूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केदारनाथ धाम यात्रा में आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बद इंतजामी की हद हो चुकी है केदारनाथ धाम यात्रा 2023 में शासन और प्रशासन के द्वारा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं वहां की, तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का विश्वास MS ब्लॉगर यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोग मेरी इन सब बातों से एग्री भी कर रहे होंगे, जो लोग यात्रा करके आ चुके हैं। कुछ लोग हो सकता है मेरी बातों का विरोध भी करें, लेकिन आप जाइए, आप खुद देखिए वहाँ पर कि किस तरह के इंतजाम है और किस तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ।
केदारनाथ धाम यात्रा की। गौरीकुंड से 16-17 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। आप चाहे तो पैदल यात्रा पर निकल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप पैदल यात्रा शुरू कर देंगे उतना बेहतर रहेगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू कर देंगे उतना फायदे में रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप सोनप्रयाग में रुके हुए हैं या फिर गौरीकुंड में। अगर सोनप्रयाग में रुके हैं तो आपको एक लंबी लाइन से गुजरते हुए टैक्सी पकड़नी होगी, फिर गौरीकुंड पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप गौरीकुंड में रुके हुए हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल के पैदल भी जा सकते हैं। बट गौरीकुंड में इतने सारे होटल्स नहीं है कि हजारों लाखों की भीड़ को कि वहां पर स्टे कर सके। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने के कई अलग तरीके। आप पैदल चले जाइए। अगर आप घोड़ा खच्चर से जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट रेट गौरीकुंड से इस बार 2950 रुपए हैं, जो पहले 2300 थे, अब वो बढ़ाकर 2950 कर दिए गए हैं। आप 2950 या 3000 से ज्यादा मत दीजिए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम घोड़ा खच्चर स्टैंड तक। यह गवर्नमेंट रेट। अगर इससे ज्यादा कोई वसूलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी फिर से एक बार जेब कटने वाली है। लेकिन इस 16 किलोमीटर की यात्रा में जो अनुभव होता है, जो यात्रा के एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत शानदार है। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो भी, अगर आप खच्चर से जा रहे हैं तो भी, जो वहाँ के नज़ारे हैं, जो वहाँ की हवा है, वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम भूल जाएं कि हमें होटल वालों ने कितना लूटा, हम भूल जाएं कि हमें टैक्सी वालों ने कितना लूटा, हमें रास्ते में क्या क्या परेशानियां हुई, तो यात्रा शानदार ही रहती है। कुछ सीनियर सिटीजन अगर चाहें तो पालकी के थ्रू भी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जा सकते हैं। उसके चार्जेस अकॉर्डिंग टू वेट रहते हैं, जिसमें 48 केजी से 75 केजी का एक सेगमेंट रहता है, जिसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये तक लिए जाते हैं, और 75 से 90 केजी तक कुछ और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, करीब 8-9 हज़ार या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पैदल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैदल रास्ता है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। शुरुआत में काफ़ी इजी लगता है कि हम आसानी से कर लेंगे, बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कहीं पर सीढ़ियाँ हैं तो कहीं पर टूटे फूटे पत्थर हैं। तो इस तरह का कुछ रास्ता है केदारनाथ धाम जाने वाला है। हालांकि रास्ते में कई सारे अलग अलग पड़ाव भी पड़ते हैं। कौन कौन से वो पड़ाव हैं मैं आपको वो बता दूं। गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल चट्टी आता है, और जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीमबली आता है। भीमबली से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ता 2 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। आप अगर पैदल जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला रोड ही चूज कीजिएगा, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। हालांकि घोड़े खच्चर वाले राइट वाले रोड से निकलते हैं, उनके लिए शायद वो इजी होगा। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले रोड पर ही रहिएगा। भीमबली से 1 किलोमीटर की दूरी पर रामबाड़ा आता है। एक्चुअल में रामबाड़ा तो अब है ही नहीं, एक खूबसूरत सा पुल है मंदाकिनी नदी पर, उसको पार करके जाना होता है, वही रामबाड़ा है। 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा काफ़ी अच्छा पड़ाव था, काफ़ी सारे होटल ढाबे वहाँ बने हुए थे। आपदा में पूरा रामबाड़ा खत्म हो गया। रामबाड़ा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छोटी लिंचोली आता है, और छोटी लिंचोली से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी लिंचोली आता है। ये जो 2 जगह है, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली, इन 2 जगहों के रास्ते में, पैदल रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं। उन ग्लेशियर के बीच से पैदल रास्ता बनाया गया है बर्फ को काट काट कर। थोड़ा सा रिस्की जोन है, हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी रहती है, उत्तराखंड पुलिस की ड्यूटी भी वहां पर लगी रहती है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के वहां से निकल सकें, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसका समाधान तुरंत किया जा सके। क्योंकि ग्लेशियर है, एवलांच का खतरा वहां पर बना रहता है, लेकिन बर्फ के बीच से निकलने का जो मजा है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत लाजवाब रहता है। इस पूरी यात्रा में जो 17-16 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरी यात्रा का सबसे एडवेंचरस सफ़र रहता है। लगभग पूरे दिन का सफ़र रहता है। अगर आप पैदल जा रहे हैं, अगर आप घोड़े या खच्चर से जा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं उन्हें गौरीकुंड से केदारनाथ धाम ड्रॉप करने में। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो टोटली आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, करीब 8-10 घंटे तो आपको मिनिमम लग ही जाएंगे। इससे कम में अगर आप पहुंचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलो, हेल्थ की बात आ ही गई है तो आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड एडवाइस भी दे देता हूँ। अगर आप शुगर के, बीपी के या फिर हार्ट पेशेंट हैं तो पैदल यात्रा ना करें। सीनियर सिटीजन भी पैदल यात्रा ना करें।
अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो भी आप पैदल यात्रा ना करें। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि 10 साल से छोटे बच्चों को भी केदारनाथ धाम यात्रा पर न लेकर जाएं, क्योंकि केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, तो बच्चों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, एडल्ट लोगों को भी हो जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से कितनी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो बच्चों को ले जाना अवॉइड करें, पहले आप खुद एक्सपीरियंस करके आएँ यात्रा पर जाने के बाद। उसके बाद अगर आपको लगे इन फ्यूचर कि आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्टर से एडवाइस लेकर आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोटे बच्चों को लेकर जाएं। बड़ी लिंचोली से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ बेस कैंप आता है और उसी के पास घोड़ा खच्चर स्टैंड भी है। वहां से केदारनाथ धाम मुख्य मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। केदारनाथ धाम बेस कैंप में GMBN के कैंप बने हुए हैं। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है केदारनाथ धाम में। अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, अप्रैल एंड में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो GMBN के जितने भी वहाँ पर टेम्पोरेरी कैंप हैं वो अभी एक्टिवेट स्टेज में नहीं है, पूरी तरह से बंद है, बर्फ़ उनके ऊपर गिर गई है, टूट चुके हैं। तो रुकने के लिए केदारनाथ धाम में अभी कोई खास इंतजाम नहीं है। कुछ और चीज़ें मैं आपको और बता दूं, अगर रुकने की बात कर ही रहे हैं केदारनाथ धाम में, हालांकि कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं जिनमें भीड़ के हिसाब से रेट तय होता है। मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर होटल्स के चार्जेस 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 या उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में। भीड़ कम है तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार वहाँ पर नॉर्मल रहता है। प्राइवेट होटल्स की मैं बात करूँ, चुनिंदा होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि कुछ नए होटल्स अब वहाँ और भी बनने लगे हैं। GMBN की बात करें तो GMBN की एक वेबसाइट भी है जहाँ पर डॉर्मेट्री और वहाँ के रूम्स को बुक किया जा सकता है। बट अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें यही देखने के लिए मिलता है कि मई और जून के ऑलमोस्ट बुकिंग फुल हो चुकी हैं। बट जब हम वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचे तो हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा पेपर चिपकाया गया है जिस पर लिखा हुआ है फैमिली सूट 7,700 रुपये, डॉर्मेट्री 1,400 रुपये। ये वो डॉर्मेट्री है जो ऑनलाइन हम चेक करते हैं तो 850 या 900 रुपये उसका रेट दिखाया जाता है, और वहाँ पहुँचते हैं तो वो 1,400 रुपये लिखा हुआ है। जब ऑनलाइन उनकी सब चीज़ें फुल हो चुकी हैं तो वहाँ वो मेंशन करने की ज़रूरत क्या थी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम वहाँ पर इस वक्त किए गए हैं कि ऑनलाइन सब कुछ फुल दिखाया हुआ है। उनको पता है कि लोग यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक ही लोग हमारे पास आएंगे, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम उन्हें डॉर्मेट्री या रूम प्रोवाइड करेंगे मनमाने रेट पर। तो लोगों की मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। अच्छा मौका मिला है वहाँ पर लोगों को। जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी खुद जिस दिन कपाट खुले थे हम अब यात्रा का अनुभव लेकर आए, वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, उनको क्या परेशानियाँ हुई, हमें क्या परेशानियाँ हुई, वहाँ कैसे इंतजाम है। तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। इन 3 जगहों पर आपको तगड़ा टॉर्चर होने वाला है। केदारनाथ बेस कैंप से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ हेलीपैड बना हुआ है और उस हेलीपैड से 500 मीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम मुख्य मंदिर भी है। इस बीच रास्ते में काफी सारे अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आपको HDFC का ATM पॉइंट भी मिल जाएगा। हालांकि जब हम गए तो बंद था, अब कब खुलेगा नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर मौजूद है। अब जब खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी लंबी लाइन लगेगी ही। सार्वजनिक शौचालय भी जगह जगह बने हुए हैं। अब शुरुआती दिनों में तो साफ सुथरे थे, आने वाले दिनों में क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन शुरुआती दिनों में वहाँ कुछ जगहों पर सार्वजनिक शौचालय बने हुए थे। 16-17 किलोमीटर के पैदल रास्ते में पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। घोड़े खच्चरों के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी जेब काटी जाएगी। एक तो है होटल्स, वहाँ आपकी तगड़ी जेब कटने वाली है अकॉर्डिंग टू क्राउड, कितना रश है। दूसरी, घोड़ा या खच्चर पालकी यहाँ पर कटने वाली है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले हैं तो जो रेट मैंने आपको बताए हैं वही रेट पर आपको बुकिंग करनी होगी। अगर उससे ज़्यादा अगर आपसे कोई ले रहा है तो समझ जाइए कि आपकी जेब काटी जा रही है। एजेंट के चक्कर में कभी ना पड़े। ट्रैकिंग पर अगर आप पैदल जा रहे हैं या
घोड़े खच्चर से भी जा रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, गर्म कपड़े आप किसी भी सीजन में जाएं जरूर लेकर जाना, मेडिसिन किट आपके साथ जरूर लेकर जाना, एक पानी की बोतल आपके साथ रखना, रेन कोट अम्ब्रेला जरूर रखना। पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि धूप निकली हुई है, रेन कोट या अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, लेकिन दोपहर में 11, 12, 1 बजे के आसपास जनरली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो रेन कोट या अम्ब्रेला कुछ भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। शूज पहनकर जाएं ट्रैकिंग पर, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रैकिंग शूज हैं तो और भी अच्छी बात है। चप्पलों में, स्लीपर में अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो को दिक्कत हो जाएगी। कंफर्टेबल कपड़े ही पहनकर पैदल यात्रा पर जाएं। केदारनाथ धाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। उसके लिए मैंने आपको एडवाइस दी किसको जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केदारनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है करीब 11,656 फीट है। वहाँ पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस की दिक्कत हो जाती है, चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, सर दर्द, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बचने के लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, स्नैक्स खाते रहें, पॉपकॉर्न खाते रहें और मेडिसिन किट अपने साथ रखें। हाई बीपी, शुगर, अस्थमा रोगी पैदल यात्रा ना करें। पैरों के नाखून काट कर जाएं, सबसे जरूरी है वापस आते वक्त, वरना आपके पैरों की बैंड बजने वाली है अगर आप पैदल आ रहे हैं। होटल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल दे ही दी है। बहुत तगड़ी जेब कटने वाली है इस बार केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान। चाहे आप सोनप्रयाग स्टे कर लीजिए, चाहे आप गौरीकुंड स्टे कर लीजिए, चाहे आप केदारनाथ धाम में जाकर स्टे कर लीजिए। फूड की बात करें तो बहुत बेसिक क्वालिटी का फूड आपको मिलने वाला है। वही जहाँ भी जिस भी ढाबे पर बैठेंगे आपको थाली ही मिलने वाली है। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी वहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो दर्शन की लाइन इतनी लंबी लगती है वहाँ पर अब, क्योंकि इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं कि आप लाइन में लग जाएंगे और आपको भरोसा ही नहीं होगा कि आपका नंबर कब आएगा। क्योंकि एक तो वहाँ पर वीआईपी दर्शन की फैसिलिटी दी हुई है, वहाँ पर पेमेंट कीजिए और वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो एक तो सिस्टम वो है वहाँ पर, वो किस लिए है उसके बारे में मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं। लोग हजारों किलोमीटर दूर से, पूरे देश भर से लोग आते हैं, वहाँ जाकर लाइन में लग जाते हैं और एक काउंटर वहाँ पर बनाया गया है, बाकायदा ऑफिस बनाया गया है, स्पेशल पूजा, स्पेशल दर्शन, वो जिसको बोला गया है वहाँ पर पैसे दीजिए और वो स्पेशल दर्शन, स्पेशल पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है और लोग लाइन में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो ये है वहाँ की कुछ सच्चाइयाँ। आरती का समय की अगर मैं बात करूँ तो केदारनाथ धाम में सुबह 5 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात को 8, साढ़े 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। केदारनाथ धाम मंदिर के बाद हालांकि भैरव मंदिर की यात्रा भी की जाती है, लेकिन अभी वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है। अब आप किस मौसम में जाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। वहां पर बर्फ होगी या नहीं होगी, तो आप भैरव बाबा दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ज्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा दूर है, आप वहां भी जरूर जाइएगा। कि मुख्य मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला भी है। अब उस भीमशिला की भी पूजा होती है, तो वहाँ भी आप जरूर पूजा कीजिए, वहाँ भी आप माथा जरूर टिकाइए। और ठीक उसके पीछे से एक रास्ता बना हुआ है, बर्फ के बीच से निकलकर वहाँ जाते हैं, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि बनाई गई है। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ भी जाना चाहिए। तो केदारनाथ धाम आने के बाद 4 अलग अलग जगह है जहाँ पर आप जाते हैं। एक तो मुख्य केदारनाथ धाम मंदिर, पीछे मौजूद भीमशिला और भैरव बाबा के दर्शन, और चौथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। तो ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस केदारनाथ धाम यात्रा का। बहुत सारी दिक्कतें हुई इस बार, बहुत जगह जेब काटी गई, होटल्स में, टैक्सी में, और भी बहुत सारी क्या क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप भी सावधान हो जाएं। और बजट के लिए मैं बता रहा था आपको, जितना भी आपका बजट है, अगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि 5,000, 6,000, 10,000, 7,000 में यात्रा हो जाएगी, नहीं होगी। रुकने का ही बहुत महंगा वहाँ पर अभी चल रहा है, बहुत महंगे महंगे होटल्स हैं, रश इतना ज़्यादा है। तो चलिए पैसा भी आदमी खर्च करता है, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी के लिए, और दर्शन के लिए 8-8 घंटे लाइन लगती है केदारनाथ धाम मंदिर में। कहीं ना कहीं अव्यवस्था ही है, शासन और प्रशासन की तरफ से पुख्ता पूरे इंतजाम ही नहीं है कि हमें कितने लोगों को लाना है केदारनाथ धाम में। देखिए मेरा मानना यह है कि जो स्लॉट सिस्टम था वही होना चाहिए। मान लीजिए हमें 8,000 लोगों को केदारनाथ धाम यात्रा पर एक दिन में भेजना है, तो
हमें 18,000 लोगों का अरेंजमेंट वहाँ पे करना होगा कि इतने लोगों की कम से कम रुकने की व्यवस्था वहाँ पर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, रोड जाम हो जाते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपने रिस्क पर चले जाइए। अरे ये क्या बात हुई? तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो खुद से सावधान हो जाइए और यात्रा पर जाने से पहले 1000 बार सोचिए कि शायद कि किस समय, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता सकता कि कौन सा समय सही होगा। कहने के लिए तो जुलाई अगस्त के लिए बोला जाता है कि ऑफ सीजन रहता है, कम श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन कपाट खुलते वक्त हमने जो नज़ारा देखा वो चौंकाने वाला था। पहले कपाट खुलते वक्त इतने लोग नहीं आया करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, आपके करीबियों के साथ शेयर करिएगा जो केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले हैं, ताकि उन लोगों को भी वहाँ की पूरी सच्चाई मिल जाए। झूठ बोलकर मैं आपको बोलूँ कि आप वहाँ जाइए, आपको ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी, लोगों के लिए ये सारे इंतजाम है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कल मुझे ये बोलो कि आपने तो ये बोला था कि वहाँ सब चीज़ें मिल जाएगी, बट ऐसा है ही नहीं। जो सच है वो यही है कि अगर आपका बजट है 20-30 हज़ार का तो ही आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाइएगा, और उसके साथ भी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर ही यात्रा पर निकलिएगा। कोई और सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, बिल्कुल जरूर जवाब दूंगा। वीडियो की सच्चाई अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इस वीडियो के बाद मैं केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के व्लॉग्स लेकर आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंतजाम है, क्या क्या स्थिति है, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, किन किन कठिनाइयों का, किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, वो आने वाले सभी एपिसोड्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।